नाजरीन आदाब, मैं हूं नदीम अहमद। हर शख्स ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाना और पैसे बचाना चाहता है और पिछले कुछ सालों में लोगों में पैसे को लेकर समझ बढ़ी है। इसीलिए शायद डिजिटल प्लेटफॉर्म्स आने के बाद तो और भी एक आम इंसान भी, एक आम नौजवान भी आज स्टॉक्स की, म्यूचुअल फंड्स की, गोल्ड बॉन्ड्स की या कहें अलग अलग तरह के फ्यूचर प्लान्स की बात कर रहा है। जाहिर है इस फील्ड में प्रोफेशनल्स की मांग बढ़ी है और इस फील्ड को कहा जाता है फाइनेंशियल लिटरेसी की फील्ड। इस फील्ड में आप भी एक बेहतर मुस्तकबिल तैयार कर सकते हैं, बना सकते हैं एक बड़ा करियर। लेकिन कैसे, बताएंगे आपको, पूरी बारीकी से समझाएंगे, एक्सपर्ट से भी आपको रूबरू करवाएंगे। लेकिन सबसे पहले एक छोटे से पैकेज के जरिए समझ लेते हैं कि फाइनेंशियल लिटरेसी की फील्ड दरअसल है क्या। फाइनेंशियल लिटरेसी आज के दौर में एक लाजमी महारत बन चुकी है। ये न सिर्फ फर्द की जिंदगी में इस्तेकाम लाती है बल्कि मुल्क के माशी तरक्की में भी अहम किरदार अदा करती है। जदीद मईशत में बजट मैनेजमेंट, सरमायाकारी, कर्ज का सही इस्तेमाल, इंश्योरेंस और रिटायरमेंट प्लानिंग जैसे मालियाती पहलुओं को समझना पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो गया है। ये फील्ड उन अफराद के लिए बेहतरीन है जो फाइनेंस, मईशत और माली मंसूबाबंदी में दिलचस्पी रखते हैं और लोगों को माली इस्तेहकाम की राह पर गामजन करने का शौक रखते हैं। ये शोबा मुख्तलिफ पेशावराना शोबों पर मुश्तमिल है, जिनमें शामिल है बजट प्लानिंग एंड मैनेजमेंट, इन्वेस्टमेंट एंड वेल्थ मैनेजमेंट, फाइनेंशियल एडवाइजरी सर्विसेज, रिस्क एंड इंश्योरेंस प्लानिंग, टैक्स प्लानिंग एंड रिटायरमेंट फंड्स। ये तमाम शोबे किसी भी फर्द या इदारे की मालियाती मजबूती के लिए निहायत अहम है। जब ये अनासिर मिलकर काम करते हैं तो माली इस्तेहकाम, बेहतर मंसूबाबंदी और माशी तरक्की की राह हमवार होती है। इन्हीं महारतों को सीखने और अमली तौर पर अपनाने वाले अफराद फाइनेंशियल एडवाइजर, वेल्थ मैनेजर, बजट एनालिस्ट, इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंट और फाइनेंशियल एजुकेटर जैसे पेशावर कहलाते हैं। ये माहिरीन न सिर्फ अपनी मालियाती समझ बूझ को इस्तेमाल करते हैं बल्कि दूसरों को भी बेहतर माली फैसले करने में मदद फराहम करते हैं, जिससे मजमूई तौर पर मईशत में इस्तेहकाम और तरक्की मुमकिन होती है। दुनिया की मईशत तेजी से तब्दील हो रही है और मालियाती ख्वांदगी की अहमियत भी बढ़ती जा रही है। क्रिप्टो करेंसी, स्टॉक मार्केट, इन्वेस्टमेंट फंड्स और डिजिटल पेमेंट सिस्टम जैसे नए मालियाती रुझानात को समझना जरूरी हो चुका है। इस फील्ड में महारत हासिल करके न सिर्फ आप अपना मुस्तकबिल महफूज बना सकते हैं बल्कि दूसरों को भी माशी तौर पर मुस्तहकिम बनाने में मदद दे सकते हैं। अगर आप फाइनेंस, तज्जिया, मंसूबाबंदी और माली मशावरत में दिलचस्पी रखते हैं तो फाइनेंशियल लिटरेसी का शोबा आपके लिए एक बेहतरीन इंतखाब हो सकता है। ये फील्ड न सिर्फ आपको एक दिलचस्प मुस्तकबिल की जरूरत के मुताबिक करियर फराहम करती है, जिसके जरिए आप मईशत की बेहतरी में अहम किरदार अदा कर सकते हैं। उम्मीद है कुछ हद तक आप समझ गए होंगे कि फाइनेंशियल लिटरेसी की फील्ड दरअसल है क्या। अब चलते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है करियर की बात एक्सपर्ट के साथ। फाइनेंशियल लिटरेसी की फील्ड पर आज हम बात कर रहे हैं और इस टॉपिक पर मजीद बात करने के लिए, ज़्यादा जानकारी आप तक पहुंचाने के लिए हम एक एक्सपर्ट से मुखातिब हैं और हमारे साथ इस वक्त हैं डॉक्टर अनुराग अग्निहोत्री, जो कि एक फाइनेंशियल एक्सपर्ट भी हैं और दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेज ऑफ वोकेशनल स्टडीज़ में फैकल्टी भी हैं। सर, खैर मकदम है आपका हमारे इस शो में। धन्यवाद सर। सबसे पहले एक आम इंसान की तरह मैं आपसे जानना चाहूँगा कि फाइनेंशियल लिटरेसी की फील्ड एज अ करियर ऑप्शन क्या है? अगर आसान अल्फाज में आप समझा सकें तो बहुत अच्छा होगा। देखिए, मैं आपको सवाल का जवाब इस तरह से देता हूँ कि हिंदुस्तान की जो लिटरेसी रेट है, एजुकेशन लिटरेसी, वो लगभग 74-75% है। लेकिन जब हम फाइनेंशियल लिटरेसी की बात करते हैं तो केवल 24% है। स्टैंडर्ड पुअर्स का एक सर्वे हुआ, उसके अंतर्गत ये 24% बताई गई है। अभी ये क्यों ज़रूरी है फाइनेंशियल लिटरेसी हर व्यक्ति के लिए? आप करते क्या हैं? पैसे कमाते हैं, पैसे खर्च करते हैं, फिर पैसा बचाते हैं और उसके बाद उस बचे हुए पैसे में यानी अपनी सेविंग्स को कुछ इन्वेस्ट करते हैं।
मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए अपने बैंक अकाउंट में जमा कर रखे, बैंक अकाउंट में रेट ऑफ इंटरेस्ट मिला आपको 4%, 5%, इन्फ्लेशन रेट यानी जिसे हम महंगाई दर कहते हैं वो 6% या 7% है, तो आपका पैसा बढ़ा 5% से बाय वे ऑफ इंटरेस्ट, ब्याज लगा के आपका 5% बढ़ा, लेकिन उसकी महंगाई के कारण उसकी वैल्यू जो कम हो गई 7%, तो आपका पैसा बढ़ने के बजाय कम हो गया 2%। इन सब चीज़ों को ठीक करने के लिए, समझने के लिए, सही टैक्स देने के लिए, आप टैक्स ज़्यादा ना दें, इन सब के लिए आपको फाइनेंशियल लिटरेसी की ज़रूरत होती है। अब हर व्यक्ति के पास इतना टाइम नहीं है कि वो फाइनेंशियल लिटरेसी को अडॉप्ट कर सके, पढ़ सके पूरे टाइम। भाई आप डॉक्टर हैं, डॉक्टर की पढ़ाई कर रहे हैं, इंजीनियर हैं, इंजीनियरिंग पढ़ाई कर रहे हैं, फार्मर हैं, आप फार्मिंग कर रहे हैं, तो ऐसे में फाइनेंशियल एडवाइज़र्स, उनका एक विशेष रोल आता है यहाँ पे कि जो कि आपको ये बताते हैं कि आपकी कितना इनकम है, उस इनकम का कितने % आपको खर्च करना चाहिए, कितना बचाना चाहिए, अगर आपको अपने बुढ़ापे पे रिटायरमेंट इनकम चाहिए तो उसमें कितने % आपको पैसा लगाना है हर दिन। वो आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग क्या है, वो आपको समझाते हैं कि किस तरह आप अपनी इनकम को डाइवर्सिफाई कर सकते हैं, किस तरह आप अपनी इनकम को बढ़ा सकते हैं दूसरी इनकम के सोर्सेज को। इसलिए फाइनेंशियल लिटरेसी ज़रूरी है और ये फाइनेंशियल लिटरेसी फाइनेंशियल एडवाइजर्स दे सकते हैं, और उसके लिए आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी में और बाकी जगह कई जगह डिफरेंट कोर्सेज होते हैं फाइनेंशियल लिटरेसी में जो आप कर सकते हैं। इन कोर्सेज पर मैं आऊँगा, लेकिन पावर ऑफ कंपाउंडिंग की बात आपने की, आप थोड़ी रोशनी डालेंगे कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग एक्चुअली होती क्या है? मैं अगर आपसे कहूँ कि आपको 1 साल बाद मुझसे 1 करोड़ रुपए लेना अच्छा लगेगा या 1 रुपये पर डे जो कि हर दूसरे दिन डबल हो जाए, क्या अच्छा लगेगा? जैसे कि आपने सवाल किया तो मुझे लग रहा है जो दूसरा वाला जवाब था वो बेहतर होगा इसका, है ना? लेकिन अच्छा तो 1 करोड़ सुन के लग रहा है। 1 करोड़ सुन के लग रहा, हर नॉर्मल आदमी को यही लगता है कि ये अच्छा होगा। मैं आपको बताऊं कि अगर मैं 1-1 रुपए को हर दिन डबल करता जाऊं तो जब 56 डे आएगा वो 1 करोड़ से ऊपर वैल्यू पहुंच जाएगी। 50वें दिन के आसपास और 56 के बीच में 1 करोड़ से ऊपर होगा, उसके अगले दिन वो 2.5 करोड़ हो जाएगा। और 1 साल की तो आप बात छोड़ दीजिए, मैं किसी भी कीमत पे 70 दिन से ऊपर आपको पैसे नहीं दे सकता। और जिस किसी को मेरे इस पे डाउट हो, आपके घरों में चावल रखे होते हैं, चेस बोर्ड है, चेस बोर्ड के पहले खाने में 1 दाना रखिए, दूसरे में 2 रखिए, तीसरे में 4 रखिए, ऐसे आप डबल करते जाइए पिछले खाने से। आप गारंटी देता हूं कि आपके घर में कितना भी अनाज हो, आप 64th कॉलम भर नहीं सकते। दिस इज द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। वॉरेन बफेट की सारी इनकम उनके 40वें साल में आई। मैं पावर ऑफ कंपाउंडिंग का एक और आपको एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए आपकी नौकरी लगी, आप 25 साल के हैं, आपने 10 साल तक हर महीने 10,000 रुपये दिए, और जब आप 35 साल के हो गए आपको लगा यार मैं बड़ा बेवकूफ़ आदमी के पैसे बचा ही रहा हूँ, मस्ती तो कर ही नहीं रहा हूँ, पार्टी नहीं कर रहा हूँ। आप कहते हैं मैं पैसा नहीं जमा करता, मैं 10,000 रुपये अपनी पार्टी पे खर्च करूँगा। अब ये दूसरी तरफ आपका एक और दोस्त था, उसने शुरू में पैसे जमा नहीं किए, 35 ईयर्स की एज में उसे लगा यार मेरे पास तो कुछ है नहीं, नावेद के पास इतना सब कुछ है, तो उसने क्या किया, अब 10,000 जमा कराने शुरू किए। तो वो जो अगले सब बचे हुए समय में पैसा जमा करा रहा लगातार, आपने केवल पहले 10 साल कराए, बाद में नहीं कराए, एट द एंड ऑफ द ईयर जब 50 ईयर्स पे आप चाहिए, 45 ईयर्स, तो आपके पास ज़्यादा पैसा होगा, उसके पास कम होगा। दिस इज पावर ऑफ कंपाउंडिंग। पावर ऑफ कंपाउंडिंग। जो पहले इन्वेस्ट कर रहा है वो पैसा मार्केट में लग रहा है, घूम रहा है, उस पर इंटरेस्ट मिल रहा है, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट मिल रहा है। तो ये सब चीजें बताने के लिए, लोगों को समझाने के लिए कहाँ इन्वेस्ट करना है, कैसे इन्वेस्ट करना है, फाइनेंशियल एडवाइजर्स की जरूरत होती है। लेकिन चलिए, फाइनेंशियल एडवाइजर तो समझ में आया, लेकिन फाइनेंशियल लिटरेसी की अगर फील्ड की हम बात करते हैं तो और कौन कौन से शोबे हैं जो इस फील्ड को टच करते हैं या एज अ करियर ऑप्शन लिए जा सकते हैं? फाइनेंशियल एडवाइजर हो गया, या हम एक आम आदमी की तरह बात करें, आम आदमी को समझ आता है सीए, अकाउंटेंट, या एक पॉलिसी बेचने वाला जो इंसान होता है, एजेंट, है ना, एजेंट जो होता है, ये सब लोग उससे ये जुड़े इन हैं। सबसे थोड़ा ऊपर की चीज़ है। देखिए, जो एजेंट होता है उसको अपने कमीशन से मतलब होता है, वो आपको एजुकेशन नहीं देता, समझाता नहीं है।
इसे हम कहते हैं सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर। जो व्यक्ति आपका फाइनेंशियल प्लान देखता है वो केवल इस बात में इंटरेस्टेड नहीं होता कि आपको कितने पैसे अभी मिल रहे हैं, उसको कितना कमीशन मिल रहा है। वो आपकी ज़रूरत को समझता है, पहले आपकी इनकम को समझता है, आपकी फ्यूचर की देनदारियों को समझता है और उसके हिसाब से आपको ये बताता है कि आपका पैसा कैसे और कितना लगना चाहिए। वो आपको ये समझने में मदद करता है कि इनकम में से खर्चा कर दीजिए और खर्चे के बाद जो पैसा बचे उसको इन्वेस्ट करिए। वो ये नहीं बताता, वो आपको कहता है कि पहले पैसा बचाइए। मान लीजिए आप 100 रुपये कमाते हैं तो 20 रुपये या 30 रुपये पहले बचा लीजिए, फिर बाकी 70 रुपये खर्च करिए। क्यों? अगर आप पहले खर्च करेंगे फिर बचाएंगे तो होगा ये किसी महीने कोई ज़रूरत ज़्यादा पड़ गई तो बचेगा ही नहीं पैसा, तो कभी इन्वेस्ट ही नहीं हो सकता। तो वो कहता साहब आपको अगर बुढ़ापे पे जब आप काम करना बंद कर देंगे, आप खेतिहर मजदूर हैं, अभी आपका शरीर चल रहा है, आप काम कर सकते हैं, लेकिन जब आप 60 साल के हो जाएंगे आपका शरीर नहीं चलेगा, तब आपको पैसे कौन देगा? तो जनरली लोग जवाब देते साहब मेरे लड़के बहू होंगे देंगे। लड़के बहू ने लट्ठ मार के घर से बाहर निकाल दिया, क्या करेंगे आप? तो आपको उस उम्र पे भी जब जवानी में आप काम कर रहे हैं तो थोड़ा थोड़ा पैसा बचाते रहें जिससे बुढ़ापा आपका कट सके। ये फाइनेंशियल लिटरेसी का फ़ायदा है। तो जो फाइनेंशियल प्लानर है वो आपको ये बात बताता है। तो सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर के कोर्स हैं, कई इंस्टीट्यूट कराते हैं, वो आपके बच्चे कर सकते हैं। कौन कौन से कोर्सेज हैं वो? सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर, फाइनेंशियल लिटरेसी, फाइनेंशियल एडवाइजर्स के, NISM सेबी की एक संस्था है, NISM नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटी मैनेजमेंट, वहाँ से आप NISM 10A 10B क्वालिफाई कर सकते हैं और म्यूचुअल फंड के लिए 5A और 5B क्वालिफाई कर सकते हैं। उसके बाद आप म्यूचुअल फंड बेचने का लाइसेंस आपको मिल जाता है और NISM 10A 10 करने से आपको एडवाइजरी का काम आप कर सकते हैं। तो क्योंकि इन सर्टिफिकेशन में बेसिक नॉलेज आपकी टेस्ट होती है कि क्या आपको रिस्क के बारे में पता है, डाइवर्सिफिकेशन के बारे में पता है। आपने देखा होगा 100 में से 90% लोग अपना एक ही बैंक अकाउंट रखते हैं और उसी में सारा पैसा जमा करा देते हैं। कल को बैंक फेल हो गई तो, जैसा PMC में हुआ, बैंक फेल हो गई, आपका पैसा ब्लॉक हो गया, आपकी बच्ची की शादी, आप अपने ही पैसा नहीं निकाल सकते हैं। तो अगर आपका पैसा 3 बैंक अकाउंट में अलग अलग है तो अगर एक ब्लॉक भी होगी तो उसमें पैसा लगा लोगे आप। दूसरा, आजकल AI के कारण हैकिंग बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, फाइनेंशियल फ्रॉड्स बढ़ गए हैं। तो मान लीजिए जिस बैंक अकाउंट में आपका अकाउंट है वहीं हैक हो गया तो आप तो जीरो हो गए, रोड पे आ गए। दूसरा, फाइनेंशियल लिटरेसी में आप ये भी बता सकते हैं कि पैसा कहाँ लगाना है, क्योंकि कई बार ज़्यादा रिटर्न के चक्कर में लोग क्रिप्टो में और दूसरी जगह पैसा लगा देते हैं, चिट फंड में लगा देते हैं, गैम्बलिंग स्कीम्स में पैसा लगा देते हैं, लॉटरीज में लगा देते हैं, बाद में जीरो हो जाता है, तो आपका बुढ़ापा खराब। सो इन ऑल दीज केसेस इट इज़ रिक्वायर्ड कि आपको फाइनेंशियल नॉलेज लेनी चाहिए। या कोई ऐसा इंसान आपके साथ हो, कोई ऐसा एक्सपर्ट आपके साथ हो जो फाइनेंस के बारे में जानता हो, जो आपको गाइड कर पाए। आज की तारीख में अगर आपका पैसा आपने एक ही बैंक अकाउंट में रखा, आपका पैसा कोई हैक हो जाता है अकाउंट या फ्रॉड हो जाए, आपका सारा पैसा चला गया, तो आप तो रोड से करोड़पति आ गए। इसलिए ज़रूरी है कि आपके पास ऐसा कोई व्यक्ति होना चाहिए जो आपको बता सके कि आपके लिए सही क्या है और गलत क्या है। आप मुझे बताइए, आप बीमार होते हैं तो डॉक्टर के पास जाते हैं, खुद ही नॉलेज गेन करने की कोशिश करते हैं। आप 15 साल 20 साल पढ़ाई करने के बाद किसी एक प्रोफेशन में घुसते हैं, लेकिन हमारे देश में प्रॉब्लम ये है कि हर आदमी सोचता है कि फाइनेंस के लिए कुछ ज़रूरत ही नहीं मुझे पढ़ने की है, हम ऐसे ही बहुत अच्छे आदमी हैं। जबकि सेबी का बहुत अच्छा इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोग्राम है जिसमें वो आपको फाइनेंशियल लिटरेसी देने की कोशिश करता है कि रातों रात पैसा डबल नहीं होता, आप एक से ज़्यादा जगह पैसा रखें, लोगों की चालों में ना आए। फाइनेंशियल लिटरेसी की ज़रूरत आज हर इंसान को है, हर इंसान को थोड़ा बहुत पढ़ना चाहिए, लेकिन हम बात कर रहे हैं करियर ऑप्शन के तौर पर अगर इसे लिया जाए। आपने कुछ कोर्सेज भी बताया अभी, उन कोर्सेज के अलावा कुछ और भी कोर्सेज हैं, भले ही दिल्ली में ना हो, हिंदुस्तान के अलग इलाकों में हो, शहरों में हो, और भी कुछ कोर्सेज हैं जिनके बारे में आप बात करना चाहते हैं। मैंने आपको NISM का कोर्स जो बताया, सर्टिफिकेट कोर्स है, ये पूरे इंडिया के लिए सेबी कराता है। हिंदुस्तान के लगभग हर बड़े शहर में उनका सेंटर है, वहाँ आप जाके एग्ज़ाम दे सकते हैं, अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, IRDA का एग्ज़ाम दे सकते हैं, तो आपका इंश्योरेंस प्रोडक्ट बेच सकते हैं। उसके बाद आप IRDA का एग्ज़ाम दे के
अगर आप NISM का 10A 10B क्वालिफाई कर लेते हैं तो आप हर तरह का इन्वेस्टमेंट एडवाइजिंग कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड का 5A 5B क्वालिफाई कर सकते हैं, तो सबको एग्जांपल दे सकते हैं। CFP चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिसिस का कोर्स आप कर सकते हैं, उसमें आप सबको बता सकते हैं कि उनके लिए क्या ज़रूरी है क्या ज़रूरी नहीं है। ये आपने बहुत सारे कोर्सेज के अभी नाम लिए, अगर आप मुख्तसर से अल्फाज में जल्दी से थोड़ा सा बता सकें कि ये कौन कौन से कोर्सेज, जो आप नाम तो आपने बता ही दिए, कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है इन कोर्सेज में एडमिशन लेने के लिए, या कौन लोग आ सकते हैं? सभी कोर्सेज में ग्रेजुएशन होना आपका ज़रूरी है। अगर आप ग्रेजुएशन है किसी भी स्ट्रीम से, कॉमर्स में होना ज़रूरी नहीं है, आप आर्ट में साइंस में हैं, आप जाके ये एग्ज़ाम दे सकते हैं। और एक बार आप एग्ज़ाम दे दीजिए और आप ये सारे एडवाइजिंग का काम आप कर सकते हैं, एडवाइजरी का। तो सीधा एग्जाम होता है या फिर कोई रेगुलर क्लासेस भी चलती हैं? सीधा एग्ज़ाम होता है, इट इज़ ए सर्टिफिकेशन, आप डायरेक्टली एग्ज़ाम। अब आपको पढ़ाई करनी है मान लीजिए, तो जैसे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक कोर्स पेपर है, वैल्यू एडिशन कोर्स है, वैक जिसे कहते हैं, फाइनेंशियल लिटरेसी पेपर है। वो पेपर आप पढ़ते हैं तो आपको नॉलेज होती है, लेकिन अब सारे लोग तो वापस दिल्ली यूनिवर्सिटी नहीं जा सकते, तो ऐसे कोर्सेस सेबी कराती है, इंस्टीट्यूट्स कराते हैं। आप उन इंस्टीट्यूट्स में जाके 6 महीने से लेके 1 साल का सर्टिफिकेट कोर्स कर लेकिन जो कोर्सेज इंस्टीट्यूट करा रहे हैं वहाँ पे तो क्लासेस होती होंगी? जी बिल्कुल होती, वहाँ तो आपको रेगुलर क्लासेस में जाना होगा। रेगुलर क्लासेस में जाना है। NISM का आपने नाम लिया था, उस जी। कोर्स के बारे में आप कुछ बताएंगे? NISM कितना लंबा कोर्स है? NISM कोर्स नहीं है, NISM एक इंस्टीट्यूट है जो एम्पावर्ड है सरकार के द्वारा, सेबी के द्वारा, आपको सर्टिफिकेशन देने के लिए। बगैर उस सर्टिफिकेशन के आप एडवाइज़र का काम नहीं कर सकते हैं, उसके लिए वो कोई क्लासेस नहीं लगाते। हाँ, कुछ इंस्टीट्यूट, MBA इंस्टीट्यूट सेबी के साथ MOU साइन करके अपने यहाँ क्लासेस करवाते हैं और उसके बाद आपको वो प्रोग्राम में एग्ज़ाम सर्टिफिकेट दिलवा देते हैं, तो आप ये काम कर सकते हो। वैसे सर्टिफिकेट ऑफ सर्टिफाइड फाइनेंशियल एनालिसिस का कोर्स आप कर सकते हैं, सर्टिफिकेट ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग का कोर्स कर सकते हैं। कई इंस्टीट्यूट हैं जो इस तरह के प्रोग्राम कराते हैं। जहां तक बात करके मुझे आइडिया लग रहा है, इन सारे कोर्सेज को करने के बाद आप अपना बिजनेस भी कर सकते हैं ना? बिल्कुल, है ना, आप अलग अलग क्लाइंट से बात कर सकते हैं, चाहे वो कॉर्पोरेट में हो या फिर कोई पर्सनल लेवल पे जी। एडवाइस चाहता हो। लेकिन अगर मैं जॉब्स की बात करूं, किसी को जॉब्स में जाना है, तो कहाँ कहाँ जॉब्स होती हैं और किस तरह की अपॉर्चुनिटीज सामने आती है? मतलब कोई पैकेज कितना, कोई मतलब पैसे की बात तो करनी होगी ना, अगर हम रोजगार की बात कर रहे हैं जी। तो कितनी कोई उम्मीद कर सकता है? कोई अगर कोई खास ऐसा कोर्स है जिसके इसको आप मेंशन यहाँ पे करना चाहते हैं तो? मैं किसी कंपनी का स्पेसिफिक नाम नहीं लूँगा, वो अच्छा नहीं रहेगा। सर्टिफिकेट ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग और फाइनेंशियल एडवाइज़र का जब आप कोर्स कर लेते हैं, तो जितनी म्यूचुअल फंड एजेंसीज़ हैं, जितनी म्यूचुअल फंड कंपनीज़ हैं इंडिया में, वो आपको अपने यहाँ नौकरी दे देती हैं। नॉर्मल पैकेज 4.5 लाख से 8 लाख के बीच में होता है, कि उसमें फिर कुछ और भी स्टार्टिंग पैकेज की बात कर रहे हैं, बाद में वो बढ़ता 5 चला लाख के जाएगा। आसपास होता है, यानी लगभग 35,000 रुपये आपके हैंड आते हैं। लेकिन इन सारी की सारी जॉब्स में आपकी इनकम का एक और बड़ा जो कंपोनेंट होता है वो होता है कमीशन। मान लीजिए आपने, कंपनी ने आपको 10 प्रोडक्ट बेचने का कॉन्ट्रैक्ट दिया, टारगेट दिया, और 10 से ऊपर आप फिर जितनी बेचेंगे उस पर आपको आधा % 1% कमीशन एक्स्ट्रा मिलेगा। इसके अलावा अगर आप मान लीजिए इंश्योरेंस कंपनी में जा सकते हो, वो कर सकते हो। आप किसी भी बैंकिंग सेक्टर में जा सकते हो, किसी बैंक में काम कर सकते हो, वहाँ के प्रोडक्ट आप बेच सकते हो। तो बेसिकली जो मार्केटिंग डिवीजन है, आप वहाँ काम करते हो और आपका पैकेज 4 से लेके 6 और 8 के बीच में इनिशियल वेरी करता है। अगर मैं दिल्ली कॉलेज ऑफ वोकेशनल स्टडीज़ की बात करूँ तो यहाँ पर कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल है और यहाँ पर किस तरह की प्लेसमेंट है? कॉलेज ऑफ वोकेशनल स्टडीज़ में BA वोकेशनल ऑफिस मैनेजमेंट, BA वोकेशनल मटेरियल्स मैनेजमेंट, BA वोकेशनल इन रिटेल बिजनेस, BA वोकेशनल इन इंश्योरेंस मैनेजमेंट, BA वोकेशनल इन टूरिज्म मैनेजमेंट। मैं फाइनेंशियल लिटरेसी की फील्ड से जुड़े कोर्सेज की बात कर रहा हूँ। इन सारे ही कोर्सेज में फाइनेंशियल लिटरेसी का पेपर पढ़ाया जाता है, चाहे वो BCom हो या वोकेशनल कोर्सेज, सभी में फाइनेंशियल लिटरेसी का एक पेपर है, जो वो हम उसे अभी NEP में कहते हैं वैल्यू एडिशन कोर्स। तो वैक है, जिसका नाम फाइनेंशियल लिटरेसी, और एक हमारे पेपर और है फाइनेंशियल प्लानिंग भी है। तो ये 2 पेपर है जो बच्चे पढ़ सकते हैं और उसके बाद उनको जानकारी हो जाती है। अगर बच्चे इंटर्नशिप कर लेते हैं उसके बाद, तो उनको काफ़ी प्रैक्टिकल नॉलेज हो जाती है और वो अपने लिए पैसे कमा सकते हैं, अच्छे पैसे कमा सकते हैं। ये एक बड़ा अच्छा ऑप्शन आपने बताया कि जॉब के साथ साथ
एक तो कमीशन का रास्ता भी खुलता है, बता रहे हैं कि जो भी कंपनी आपको हायर करेगी साथ में कमीशन भी देगी सैलरी के अलावा, और उसके साथ साथ आपके पास ऑप्शन रहता है कि आप पार्ट टाइम में छुट्टी वाले दिन या जॉब से जो वक्त बच रहा है आप अपना काम भी कर सकते हैं। बिल्कुल। चलिए, ये काफ़ी हद तक क्लियर था, लेकिन इसके बाद एक सवाल यहाँ पर आपसे मैं ये ज़रूर पूछना चाहूँगा कि आज के वक्त में एआई की सब बात कर रहे हैं, तो एआई के आने के बाद इस फील्ड में किस तरह के डेवलपमेंट हो रहे हैं और किस तरह से आप फ्यूचर देखते हैं इस इंडस्ट्री का? एआई के आने से दो चीज़ें बदलेंगे। पहला है डिस्ट्रीब्यूशन चैनल बदलेगा, नॉलेज उतनी नहीं बदलेगी, और दूसरा बदलेगा उनकी आदत। अभी हमारी आदत क्या है कि अगर मुझे इंश्योरेंस लेना है तो मैं किसी एजेंट को फ़ोन करता हूँ, मुझे म्यूचुअल फंड खरीदना है तो मैं किसी एजेंट या बैंक को जाता हूँ, कंपनी को जाता हूँ, वहाँ बात करता हूँ जाके। क्योंकि एआई आपकी इनकम, आपके एक्सपेंडिचर को एनालाइज करके आपको ये बता देगी कि आपको म्यूचुअल फंड कौन सा लेना है, आपके रिस्क एपेटाइट को देखते हुए म्यूचुअल फंड कौन सा है, वो आपको बता देगा कि आपने ऑलरेडी इसमें 2 बार लगा चुका पैसे हो, सारा पैसा यहीं मत लगाइए, अलग लगा लीजिए। जैसे कि कुछ कंपनियां हैं, चैट जीपीटी आजकल है, एआई में काम कर रही है, इंडिया की भी एक कंपनी है सर्वम एआई है, फ्यूचरिक्स एआई एंड क्वांटम वर्क्स है, तो ऐसी कई कंपनियां हैं जो एआई में काम कर रही हैं। तो इनमें जब ये फाइनेंस फील्ड में आएंगी तो आपके फाइनेंशियल बिहेवियर को, आपके एक्सपेंडिचर डाटा को एनालाइज करके बता देंगे आपको पैसा कहाँ लगाना चाहिए, आपको कितना पैसा लगाना है। लेकिन जब ये एआई ही बता देगा तो लोगों की ज़रूरत क्या होगी? बिल्कुल सही। आपके पास दिन में 50 मैसेज आते हैं, क्या आप उनको फॉलो करते हैं? नहीं, आप फॉलो करते हैं ह्यूमन वॉइस को। ह्यूमन आपके साथ बैठ के बात करेगा, समझाएगा, आपको जो मैसेज आए आप उससे पूछोगे, फिर वो आपको एनालाइज करके बताएगा। आपके जो इस फील्ड में आने वाले बच्चे हैं फ्यूचर में, उनको अपने आप को एआई के अनुसार ढालना होगा। अब वो केवल अपने आप को, जो आपने शुरू में मुझसे सवाल पूछा था कि सर हम तो एलआईसी एजेंट को जानते हैं, हम इंश्योरेंस एजेंट को जानते हैं, तो जो केवल सेल्समैन का काम करते हैं वो पोर्शन खत्म हो जाएगा। लेकिन एजुकेशन देने वाला, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर वाला काम वो नहीं हटेगा, क्योंकि इट इज ह्यूमन बीइंग हु इज टीचिंग अनदर पर्सन व्हाट इज रिक्वायर्ड, व्हाट इज नॉट रिक्वायर्ड। आप विश्वास एआई का नहीं करते हैं, आप विश्वास आदमी का करते हैं। आपकी ज़रूरतें ह्यूमन टच से आदमी एक्सेप्ट करता है, वो आपको बताएगा कि भाई साहब ये नहीं, आप ये स्वीकार कर लीजिए, आपके लिए अच्छा है। कुल मिलाकर जो जॉब्स हैं वो कम नहीं होंगी, लेकिन हाँ उनका काम करने का तरीका थोड़ा सा बदल जाएगा। बिल्कुल, नेचर जो बदलेगा। इक्विप्ड होंगे लोग, एआई समझेंगे, टेक्नोलॉजी को समझेंगे, वो आगे बढ़ेंगे उसमें। मतलब जरूरत होगी उस वक्त इन चीजों को समझने की। अभी आपके फील्ड में देखिए, आज की तारीख में न्यूज में एआई ड्रिवन एंकर आ गया है, लेकिन फील नहीं है उनमें। नहीं है ना, तो जो फील है ना, फील आदमी में है, तो फील के लिए जरूरी है कि फाइनेंशियल प्लानर आपको रखने पड़ेंगे। करेक्ट करेक्ट। चलिए, अब एक आखिरी मैसेज या एक आखिरी मैं कहूँगा कि सजेशन उन स्टूडेंट्स के लिए, उन नौजवानों के लिए जो इस फील्ड में आना चाहते हैं, उनसे आप कुछ कहना चाहते हैं कि क्या ऐसी चीज़ है जो अपने आप में देखें तो तय कर पाएँ कि इस फील्ड में आना चाहिए, या किन खूबियों को लेकर आपको यहाँ आना है? देखिए, फाइनेंस एज ए सब्जेक्ट में पैसा आपके खुद के लिए तब है जब दूसरे के पास पैसा आएगा। अगर दूसरे के पास पैसा आ रहा तो आपके पास आएगा। अगर आप सोचते हैं कि नहीं मेरे पास आए, दूसरे वाले के पास ना आए, तो कभी नहीं आएगा। आपका जो एटीट्यूड आपको बदलना होगा, आपको मैक्सिमम अपने क्लाइंट के बारे में सोचना होगा रादर देन योरसेल्फ। जो आपने एजेंट वाली बात बताई, उस मानसिकता से ऊपर उठना पड़ेगा। एजेंट क्या है कि मैंने प्रोडक्ट बेच दिया, कमीशन मेरे पास आ गया। यहाँ आपको बंदे की जरूरत समझनी है, उसको वही चीज़ बतानी जिसको रिक्वायर्ड है। आपके पास कमीशन कम आए चलेगा, तो उसको वही बताना है, तो आपका फेथ लेवल बढ़ेगा आगे। तो अपनी इंटेग्रिटी पे काम करना होगा आपको पहले, और अपना नॉलेज बेस बढ़ाना होगा, पढ़ने की आदत डालनी होगी। क्योंकि जब अपने क्लाइंट के पास जाओगे तो वो एक कंपनी का डाटा आपसे नहीं पूछेगा, वो कहेगा साहब बजाज फाइनेंस में ये हो रहा, बजाज एलियंस ये दे रहा है, मारुति की इंश्योरेंस कंपनी हमें ये दे रही है, हमारे लिए टाटा एआईजी ये दे रहा है, वहाँ से ये आ रहा है, ये म्यूचुअल फंड इतना दे रहा है, वो म्यूचुअल फंड इतना दे रहा। तो आपको इन सबका कंपैरेटिव चार्ट आपके दिमाग में होना चाहिए, सबका पोर्टफोलियो आपके दिमाग में होना चाहिए, तभी आप डिसीजन ले सकते हैं, वरना आप डिसीजन नहीं ले पाएंगे। इसलिए ये पढ़ने की उनको ज़रूरत है, ये पढ़ने की ज़रूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग जी, हमसे बात करने के लिए, हमारे शो पर आने के लिए, हमारे लिए वक्त निकालने के लिए।
तो अनुराग जी ने बहुत खूबसूरती से बता दिया कि क्या तब्दीलियां इस फील्ड में आने वाली हैं। अगर छोटे शब्दों में मैं कहूं तो देखिए, लोग पैसा पहले भी बचाते थे, आज भी बचा रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे चीज़ें बदल रही हैं, अब टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है, अब AI जो है वो आ रहा है, तो अब धीरे धीरे ज़्यादा पढ़े लिखे लोगों की ज़रूरत, ऐसे लोगों की ज़रूरत इस फील्ड में होगी जो हर चीज़ को समझते हों, डेटा को समझते हों, जो जानते हों कि कहाँ कौन सी कंपनी कब कैसे उठ रही है, कब बैठ रही है, कहाँ स्कोप ज़्यादा है, कहाँ नहीं है। जैसे सर ने बताया कि हर कंपनी के बारे में डेटा उनके दिमाग में होना चाहिए, तो मतलब ऐसे लोगों की ज़रूरत इस फील्ड में पढ़ने वाली है जो कि पढ़े लिखे हों, कुछ सर्टिफाइड कोर्सेज करके आए हों, जानते हों इस फील्ड के बारे में। और जाहिर है इस फील्ड का स्कोप तो आगे अच्छा निकलेगा ही, क्योंकि पैसा हर किसी को बचाना है, पैसा हर किसी को इन्वेस्ट करना है आज, और इस फील्ड का स्कोप धीरे धीरे बढ़ ही रहा है। तो ये एक अच्छा ऑप्शन आपके लिए हो सकता है अगर आप इस फील्ड में आना चाहते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि ये सेगमेंट आपको पसंद आया होगा। अब चलते हैं हम अपने अगले सेगमेंट की तरफ, जिसमें हम आपको बताएंगे कि इस वक्त आप कहाँ कहाँ नौकरियों के लिए अप्लाई कर सकते हैं और कहाँ कहाँ आप एडमिशन ले सकते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आज की ये खास पेशकश आप सभी को पसंद आई होगी। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक, नई फील्ड के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज।